हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं फरसाराम, MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी BA फाइनल में हैं उनके एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है और 6 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो वो निरंतर अध्ययन करते रहे। और आपके जो ग्रुप जो अलग अलग क्लास वाइज बना हुआ है और उस ग्रुप में भी हमने YouTube वीडियो के माध्यम से और PDF फाइल के माध्यम से भी कुछ महत्वपूर्ण जो नोट्स डाले थे उसको भी आप अवलोकन करते रहना। इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ संशोधन किया गया है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें जो आपका पेपर है, एक दिन में आपका 2 पेपर होंगे, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय एक साथ होंगे। तो एग्ज़ाम आपके 9 बजे प्रारंभ होगा, तो 9 से 10:30 बजे फर्स्ट पेपर होगा, फिर 10:30 से 12 बजे के बीच में सेकंड पेपर होगा। और उस प्रकार से जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो भी आपकी 50% हो जाएगी। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखें और दोनों पेपर की एक साथ तैयारी रखें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर सको। अब मैं आज के YouTube वीडियो में हम बात करें अरस्तु के क्रांति के बारे में। इससे पहले मैंने अरस्तु के क्रांति से संबंधित 2-3 वीडियो और भी डाला था। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत के बारे में डाला था, अरस्तु के दासता सिद्धांत के बारे में भी वीडियो डाला था। और अरस्तु के जो क्रांति के ऊपर जो विचार हैं, अरस्तु ने क्रांति को किस प्रकार से परिभाषित किया है, क्रांति राज्य में किस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, संविधान में कैसे परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य में जो क्रांति होती है उसके बारे में अवगत कराया था। और अरस्तु ने क्रांति के कौन कौन से भाग बताए थे कि क्रांति कौन कौन से जो प्रकार हैं, उसके बारे में भी आपको एक अलग से YouTube वीडियो के माध्यम से बताया था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था क्रांति के जो प्रमुख कारणों के बारे में बताया था कि अरस्तु ने जो क्रांति की प्रमुख क्या क्या कारण बताते, उसमें उन्होंने वो 3 प्रकार के जो कारण बताए थे उसको 3 भागों में डिवाइडेड किया था। पहला अरस्तु ने कहा था कि जो क्रांति का जो मूल कारण है, वो मूल कारण वो बताता है कि राज्य में जो असमानता या विषमता है, जिस कारण से जो राज्य में क्रांति होती है, उसके ऊपर उन्होंने वो काफ़ी डिस्कशन किया था। उसके बाद में क्रांति के कुछ 7-8 एक सामान्य कारण बताते हैं कि एक जनरल वे में जो राज्य में क्रांति होती है वो किस वजह से क्रांति होती है। और तीसरा उसने जो कारण बताया था कि जो विशेष प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है, उस विशेष प्रकार की शासन प्रणाली में किस प्रकार की क्रांति एक जन्म लेती हैं, जैसे कुलीन तंत्र की शासन व्यवस्था हो, धनिक तंत्र की शासन व्यवस्था हो या फिर लोकतंत्र की शासन व्यवस्था हो। तो इस प्रकार की जब राज्य में शासन व्यवस्था होती है तो उस शासन व्यवस्था में जो क्रांति है वो किस प्रकार का अपना रूप धारण करती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इससे आगे के जो वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज के इस YouTube वीडियो में मैं क्रांति वाले टॉपिक को समाप्त करते हुए एक टॉप वीडियो बना रहा हूँ, जिसका जो टॉपिक है कि क्रांति के बसाव के उपाय, यानी कि अरस्तु ने जो राज्य में जो क्रांति होती है उस क्रांति को रोकने के लिए कौन कौन से जो उपाय बताए थे उनके बारे में बातचीत करते हैं। कई बार ये प्रश्न आपके एक 15 नंबर का जो प्रश्न आता है और केवल कई बार 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्रांति के बसाव के प्रमुख उपाय क्या थे अरस्तु के अनुसार, उसके बारे में आप बताइए। तो इस टाइप की जो एग्जाम में प्रश्न है अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल एक सटीक जानकारी के रूप में आपको टू द पॉइंट आप आराम से याद कर सकते हो, बिल्कुल सामान्य रूप से आपको एक इसको समझ सकते हो। ज़्यादा इसमें आप लोगों को रटने की वाली बात भी नहीं है। तो हम बात करते हैं कि अरस्तु ने क्रांति को बचाव के लिए कौन कौन से प्रमुख उपाय बताए थे उसके बारे में। पहला अरस्तु जो बताता है कि शक्ति पर नियंत्रण। अरस्तु कहता है कि राज्य में जो क्रांति होती है, क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही जो राज्य के जो पावर हैं, राज्य की जो सत्ता है, उस सत्ता पर हमेशा नियंत्रण रखा जाना चाहिए। यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण न हो, क्योंकि जब तक शक्ति का विकेंद्रीय नहीं होगा, शक्ति का विभाजन नहीं होगा, तब तक राज्य में जो क्रांति है उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जब सत्ता या जो शक्ति होती है उसकी एक लालसा हर आदमी में सामान्यतः होती रहती है। तो इसलिए अगर हम क्रांति को किसी एक व्यक्ति या वर्ग तक सत्ता को एक वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं रख करके उसका विकेंद्रीकरण कर दे, शक्ति का विभाजन कर दे, सप्रेशन ऑफ पावर के रूप में उसको बांट दे,
उसका बंटवारा करते हैं। जैसे वर्तमान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश है, जैसे अमेरिका है, भारत है, तो इस प्रकार के जो राज्य हैं जहाँ पे शक्ति का विभाजन है, शक्ति का एक संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के पास में अलग पावर है, स्टेट के पास में अपने अलग पावर हैं, और जो लोकल बॉडीज है उसके पास में अलग पावर है। तो इस प्रकार से जब इसका बंटवारा किया जाता है तो लोगों को ये नहीं लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण सही तरीके से नहीं है या केंद्रीकरण नहीं है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति को रोकने का अरस्तू ने उपाय बताया कि शक्ति पर हमेशा नियंत्रण रखा जाना चाहिए। दूसरा अरस्तू बताता है कि दूसरा जो उपाय बताता है वो कहता है कि समान पद आदि का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। यानी कि राज्य में जो व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है या राज्य में जो महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद हैं, उन पदों का जब वितरण किया जाता है उनका वितरण न्याय संगत होना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति को आप योग्य व्यक्ति को किनारा करके अयोग्य व्यक्ति को किसी राजनीतिक या संवैधानिक पद का आप लालच देंगे तो ऐसी स्थिति में राज्य में क्रांति हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि इसका एक निष्पक्ष हो, जैसे राज्य की कोई लाभ का पद हो या सम्मान हो या पुरस्कार हो, इसका वितरण निष्पक्ष होना चाहिए। योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी सम्मान प्राप्त कर सकता है। किसी अनजान व्यक्ति को या एक अजनबी व्यक्ति को राजनीतिक पद प्राप्त नहीं हो, इसका राज्य हमेशा के लिए ध्यान रखे। राजनीतिक पदों पर किसी वर्ग या परिवार का एकाधिकार न हो, ये क्रांति को रोकने का सबसे बड़ा कारण बताया अरस्तू ने। तीसरा हम बात करते हैं कि अरस्तू ने कहा कि क्रांति को रोकने का जो उपाय है, उसने कहा कि राज्यों को परिवर्तनों से बचाना चाहिए। क्योंकि अरस्तू कहता है कि परिवर्तन ही क्रांति का प्रमुख कारण बनता है, अतः इसको प्रारंभ होने से पहले ही रोकना चाहिए। अरस्तू कहता है कि शासक इस चीज का ध्यान रखे कि राज्य में जहां पर भी उनको कहीं पर भी क्रांति की ज्वाला भड़कने की संभावना नजर आती है तो तत्काल प्रभाव से उस क्रांति को प्रारंभ होने से पहले ही दबा दिया जाना चाहिए। अगर लोगों के प्रति राज्य के प्रति लोगों में विरोधाभासी वातावरण पैदा हो रहा है तो राज्य तत्काल निर्णय ले और जो विरोधी पक्ष हैं उस विरोधी पक्ष के साथ में बैठ करके उनकी जो न्यायपूर्ण मांग है उस मांग पर चिंतन करके जहाँ तक संभव हो सके जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए, जिससे कि राज्य में क्रांति की जो ज्वाला है भड़कने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। आगे अरस्तू कहता है कि आर्थिक असमानता कम हो। अरस्तू कहता है कि राज्य में जो आर्थिक असमानता ही क्रांति का मूल कारण था, इसलिए राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करते कि आर्थिक विषमता राज्य में कम से कम हो। इस बात का राज्य पूरा ध्यान रखे। धन का वितरण एक समान हो। राज्य इस प्रकार में इसकी व्यवस्था करे कि कोई भी वर्ग ज़्यादा अमीर नहीं हो और न दूसरा वर्ग कोई निधन हो। क्योंकि अगर राज्य में आर्थिक असमानता होगी तो आर्थिक असमानता के कारण राज्य में वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा, अमीरी और गरीबी के बीच में भेद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि धन का जो वितरण है बिल्कुल समान रूप से हो, यानी कि राज्य में कम से कम आर्थिक विषमता हो, जिससे कि क्रांति को रोका जा सके। आगे अरस्तू बताता है कि समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अरस्तू कहता है कि मध्यम वर्ग है वो राज्य का एक रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि सत्ता का जो परिवर्तन करता है एक मेजर बेल्ट के रूप में वो काम करता है। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो मध्यम वर्ग है उस मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना, जिससे कि अमीर और गरीब के बीच में जो संतुलन है उस संतुलन के कार्य को एक नियंत्रित किया जा सके, इसको व्यवस्थित किया जा सके, इसके बारे में राज्य अपना पूर्णतया ध्यान दे। उसके बाद अरस्तू आगे क्रांति को रोकने का उपाय बताता है कि जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखा जाए। अरस्तू कहते हैं कि जब तक राज्य में जनता में न्याय एवं संविधान के प्रति आस्था नहीं होगी तब तक क्रांति को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए वो कहता है कि नागरिकों में संविधान एवं कानून के प्रति आस्था हो तथा उसके प्रति प्रतिष्ठा जागृत हो, विधि का कोई उल्लंघन न करे, नागरिकों को सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हो। यही कारण है जो क्रांति को इससे रोका जा सकता है, क्योंकि संविधान किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा कानून होता है और उस कानून के प्रति राज्य के प्रत्येक नागरिक की एक निष्ठा होनी चाहिए। अगर उनके प्रति संविधान के प्रति लोगों की आस्था कम होती है तो ऐसी स्थिति में वे लोग विधि का सम्मान नहीं करेंगे, और जब तक विधि का सम्मान नहीं करेंगे, कानून के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होगी,
तब तक वे राज्य में क्रांति को रोकने में असंभव होंगे। इसलिए राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जनता में संविधान के प्रति उनकी जो आस्था है वो आस्था बनी रहे। आगे अरस्तु बताता है कि दो विरोधात्मक प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में सत्ता स्थापित नहीं हो। अरस्तु कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो कि सत्ता में स्थापित जो राजनीतिक दल है या शासक वर्ग हैं, उनमें जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर है, उनके अंदर दो प्रकार के जो विरोधी विचारधारा के लोग नहीं हो, विरोधी गुट नहीं हो। एक ही दल के अगर समान विचारधारा के लोग नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में क्रांति पैदा हो सकती है। इसलिए इस बात का राज्य ध्यान रखे कि जब सत्ता में स्थापित की जाती हैं तो ये विरोधात्मक विचारधारा के लोग इसमें नहीं हो, इस बात का भी राज्य ध्यान रखे। उसके बाद में धनोपार्जन की भावना का दमन किया जाना चाहिए। अरस्तु इस बात का भी कहता है कि कई बार ये देखा जाता है कि राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं वो पदाधिकारी सरकारी तंत्र का एक गलत इस्तेमाल करके धन की लालसा या भ्रष्टाचार या रिश्वतखोर को बढ़ावा देता है। उनकी राह पर चल करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति राज्य में अनुचित तरीके से फायदा न उठाए, इस प्रकार के इस बारे में भी राज्य सजग रहे, जिससे कि क्रांति को रोका जा सकता है। राज्य अधिकारियों की अवधि कम हो। अरस्तु ये भी कहता है कि अरस्तु के दिमाग में ये भी था कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक पद पर आश्रित रहता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, उसके व्यक्ति के मन में भ्रष्टाचार पनपने की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है या रिश्वत है या इस प्रकार से उस पद का अनुचित प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु कहता है कि उसे बारी बारी से अलग अलग जगह पर उसका स्थानांतरण किया जाना चाहिए या अदला बदली पद का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज किया जाना चाहिए। इसके बारे में अरस्तु एक अवधि भी निर्धारित करता है कि एक आदमी को एक जगह पर कम से कम 6 महीनों से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 6 महीने, हर 6 महीने के बाद में उसको एक दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने पद का दुरुपयोग कम से कम करे और जनता में उनके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न नहीं हो, जिससे वो क्रांति को रोका जा सकता है। राज्य में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा और संस्कृति का जो वातावरण है राज्य के लिए, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अरस्तु कहता है कि शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं हो, शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हो और राज्य शिक्षा की इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करे जिससे कि सभी लोग उस राज्य के आदेशों का पालन कर सके। श्रेष्ठ नागरिकों को पुरस्कार करना। अगर राज्य में कोई नागरिक अच्छे कार्य करते हैं या सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उन नागरिकों को समय समय पर एक पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, जिससे कि राज्य एवं संविधान के प्रति उनकी श्रद्धा है उसमें ज़्यादा वृद्धि हो और वो राज्य का सम्मान करे। राज्य की सुरक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अरस्तु कहता है कि एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है वो राज्य की सुरक्षा करना है, क्योंकि जब तक राज्य पड़ोसी मुल्कों से सुरक्षित नहीं रहता है तब तक वो जनता को सुरक्षा की भावना की गारंटी नहीं दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्रांति को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण वो बताता है, अरस्तु बताता है कि राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसी के साथ में अरस्तु ये भी कहता है कि राज्य इस बात का पूरा ध्यान रखे कि व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करे। यानी कि हम देखते हैं कि कई बार हम ये भी देखने को मिलता है कि राज्य में अलग अलग धर्म एवं संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो उनकी धर्म और संस्कृति की उनकी जो व्यक्तिगत जो विचार होते हैं या उसकी व्यक्तिगत जो संस्कृति होती है उनके ऊपर राज्य किसी प्रकार का आघात नहीं करे। ऐसी स्थिति में जो क्रांति है बहुत जल्दी राज्य में फड़क सकती है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने अपने विस्तृत रूप में क्रांति को रोकने के जो उपाय बताए थे। इसी के साथ में आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अधिक से अधिक वीडियो देखेंगे और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं इस YouTube चैनल से तो वो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।